Okay, folks, welcome back to the third and final session. अच्छा जी, so हम ये 5 sources of power, legitimate, coercive, reward, जो कि तीनों linked हैं, और expert और referent power देख रहे थे. तो referent power की मिसाल देना चाह रहा था, उससे पहले फिर सेशन एंड हो गया था कि लेट्स से आप किसी कंपनी में, आप और आपके साथी जो है उनकी जॉब लगती है. मैं आपके एक साथी में से एक बड़े वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं. क्वालिफिकेशंस आप सबकी एक हैं, तो क्योंकि उनके पास उनकी फैमिली की एक वेल्थ है, एक सोशल स्टेटस है, तो लोग उनको इस वजह से भी उनके ओपिनियंस को और उनकी जो एडवाइस है उसको ज़्यादा जो है वो अहमियत देंगे. ठीक है ना? तो ज़रूरी नहीं कि उनके पास कोई एक्सपर्टीज एक्चुअली हो, मगर क्योंकि उनको उनका एक इमेज है, इस वजह से लोग जो है उनको वो एक पावर दे देंगे. एक 100-150 साल पुराना नॉवेल है, द मैन विद द मिलियन पाउंड नोट. बैंक नोट होते हैं ना, जो कि ड्राफ्ट वगैरह होते हैं. तो मार्क ट्वेन एक ऑथर थे, मजाहिया, उन्होंने लिखी थी. इस पे एक मूवी भी बनी है, द मैन विद द मिलियन पाउंड नोट. वो है ही सारी रेफरेंट पावर पे कि किस तरह से एक शख्स को, तजर्बे के तौर पे, दो बैंकर्स जो है गरीब शख्स को 1 मिलियन पाउंड्स का, 10 लाख पाउंड का जो है वो बैंक नोट दे देते हैं. और पूरी स्टोरी और मूवी में ये दिखाया है कि क्योंकि उसके पास पोटेंशियली इतनी वेल्थ है, वो इसको कैश नहीं कराता है कहीं, मगर लोगों को जब पता चल जाता है कि इसके पास 1 मिलियन पाउंड्स हैं, तो 100-150 साल पहले के लिहाज से आजकल समझेंगे 100 मिलियन पाउंड्स हो किसी के पास, तो वो, उसको एक पैसा नहीं खर्च करना पड़ता, उल्टे उसको लोग पैसे ला के देते हैं कि तुम, बड़ा सुना है कि पैसे हैं तुम्हारे पास, तुम इन्वेस्ट करो हमारे लिए. और उसकी सारे चाहते हैं रेस्टोरेंट्स और टेलर्स और सब कि भाई ये हमारा जो है इतना बड़ा कस्टमर, ये हमारे पास आए, और कहते हैं पैसों में कोई फिक्र नहीं है, आप तो आइए, आप बड़े ऑनर्ड हमारे कस्टमर हैं, सो ऑन सो फॉर्थ. तो ये भी बड़े इंटरेस्टिंग एक पावर होती है कि एक्चुअली ना आपके पास फॉर्मल अथॉरिटी है, ना कोई एक्सपर्टीज है, मगर क्योंकि आप में कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे लोग मरूब होते हैं, इम्प्रेस होते हैं, तो आप में ये रेफरेंट पावर जो है वो आ जाती है. ठीक है जी. तो अगर इन पूरे टॉपिक्स में लीडरशिप के कोई अगर आपका सवाल हो तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज हम अगले टॉपिक यानी कंट्रोल की तरफ चलते हैं. जी भाई. एनी क्वेश्चंस, क्वेरी, कमेंट, ऑब्जर्वेशन? जवाब आएगा नो सर, ट्रेन को आगे बढ़ाएं, अगले स्टेशन पे ले जाएं. अच्छा भाई, ठीक है. तो आवाज मेरी आ रही है? कम से कम इतना ही बता दिया करें ताकि लगे कि हाँ यस कुछ. जी भाई. यस सर, आ रही है आवाज. अच्छा,
जवाब कोई नहीं देता है। हाँ हाँ हाँ। चले भाई, अब कंट्रोल के चैप्टर पे चलते हैं। तो जो फाइनल फंक्शन है, आ, चार फंक्शन में से, ठीक है जी। ठीक है जी। ऑलराइटी, 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 ऑलराइटी। स्क्रीन शेयर, स्क्रीन शेयर, स्क्रीन शेयर, पीडीएफ रीडर। अच्छा भाई, ठीक है। Okay, so as there are no questions, let's move on to the next topic, which is control function. और ये है chapter 18. अच्छा, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव नजर आ रहे हैं? Yes, sir. जी। तो नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोल हम देखेंगे इस चैप्टर में। जो 3 स्टेप्स हैं कंट्रोल प्रोसेस के, एक्चुअली 3 से ज्यादा है। वो जो मैंने डायग्राम आपको प्लानिंग के चैप्टर के वक्त दिखाया था ना, कि प्लानिंग क्यों करते हैं, तो इसलिए करते हैं। उनमें से एक वजह ये भी थी कि हमें कंट्रोल के लिए स्टैंडर्ड्स मिल जाते हैं। तो मल्टीपल स्टेप्स हैं, बट बड़े सिंपल फॉर्म में 3 स्टेप्स हैं। और उससे ज़्यादा जो स्टेप्स हैं वो हम देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को मेजर कैसे किया जाता है, मुख्तलिफ तरीके हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फीडबैक कैसे दिया जाए। फोर्थ ऑब्जेक्टिव, लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस मेजर करने के कुछ टूल्स होते हैं, और कुछ जो है कंटेम्प्रेरी इश्यूज जो है वो भी हम देख लेंगे। तो अगर कंट्रोल और प्लानिंग का लिंक आप सोचना शुरू करें, तो अंदाज़ा आपको ये होगा, अगर आपको पिछली डिस्कशन याद हो, कि स्टैंडर्ड जो बन जाते हैं वो डायरेक्टली गोल्स और ऑब्जेक्टिव जो सेट होते हैं प्लानिंग के स्टेज में, वो फिर एक गाइड बन जाते हैं देखने के लिए कि वो गोल्स अचीव हुए या नहीं हुए, और नहीं हुए तो फिर क्यों नहीं अचीव हुए, और फिर हमें क्या करना चाहिए। ठीक है ना। और एक अगेन इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपके लिए है, वो है कि जो डिफ़िकल्ट लोग होते हैं, जो मुख्तलिफ उनकी पर्सनालिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिस वजह से उनके साथ काम करना मुश्किल हो जाता है, उनसे कैसे डील किया जाए। तो ये जाहिर है आपको यार दोस्त सारी कंपनी में नहीं मिलेंगे, बड़े अजीब अजीब कैरेक्टर्स से वास्ता पड़ना पड़ता है। तो उसमें कुछ इसमें यूजफुल एडवाइस आपको जो है वो मिल जाएगी, चेक करने के लिए कि भाई क्या करना चाहिए। सो एज यूजुअल डेफिनेशन हम देखते हैं। डेफिनेशन आप देखें, मॉनिटरिंग, कंपेयरिंग एंड करेक्टिंग वर्क परफॉर्मेंस। ठीक है ना। तो मॉनिटरिंग, जैसे क्लास का एक मॉनिटर होता है, शायद आप में से कोई रहा हो क्लास का मॉनिटर। रहा है कोई मॉनिटर?
स्कूल में? यस सर, मैं रहा हूँ। Yes, sir. वेरी गुड। तो आपका काम क्या होता था बताइए, मॉनिटर का सर काम? शिकायत लगा। हाँ, तो वो बिहेवियर को कोई भी ऑब्जर्व। प्रॉब्लम्स हो बच्चों की वो सर को बताना, हाँ हाँ, तो सर से कनेक्ट रहना कि कब तक आएंगे, फिर कब तक नहीं चेक इन करना सुबह सुबह। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो रोल आप प्ले करते थे, तो यही कंट्रोल फंक्शन में होता है कि निगरानी करना, देखना और चीज़ों को फिर ठीक करना। अगर असेंबली में आप चेकिंग कर रहे हैं तो किसी का यूनिफॉर्म ठीक नहीं है, जूते सही पॉलिश नहीं है, तो उसको जो है ये लाइन में वो सही नहीं लगे हुए, उसको ठीक करना। फिर टीचर अगर स्टेप आउट कर गए क्लास में किसी भी तरह से काम के लिए, तो मॉनिटर के हवाले कर दिया कि भाई आप डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। तो वो मोर और लेस डिपेंड करता है आपकी सलाहियत पे, तो वो आप काम सर अंजाम देते थे। तो मॉनिटरिंग में आप देख रहे होते हैं कि जो काम होना है वो हो रहा है या नहीं हो रहा। नेक्स्ट स्टेप है कंपैरिजन की, कि जो प्लानिंग के बाद गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स क्या करना है आपने तयन किया था, डिटरमिन किया था, और जो एक्चुअली हो रहा है, जो आप मॉनिटर कर रहे हैं, क्या करना था और क्या हो रहा है या क्या हुआ एक्चुअली, उन दोनों चीज़ों का आप मवाजना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। और फिर अगर इसमें डिफरेंस आता है तो फिर आप उसको फिर करेक्टिव एक्शन, एक टर्म है वो आप लेते हैं। ठीक है, यानी ठीक करने, करेक्टिव एक्शन सिर्फ अंग्रेजी है, यानी आप अगर कोई गड़बड़ हो गई है तो उसको फिर आप ठीक करने की कोशिश करते हैं। उसके भी दो तरीके हैं, वो हम देखेंगे कि एक इमीडिएट तरीका है और फिर एक लॉन्गर डीपर तरीका है। ऑलराइट, तो ये डेफिनेशन तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई कम्प्लेक्सिटी या कोई मैं इसमें खास इजाफा नहीं करूँगा। जैसे कि मैंने लीडरशिप के फंक्शन में कहा था कि खाली मोटिवेट करना और कम्युनिकेट करना नहीं है, लीडरशिप के फंक्शन में प्लानिंग टॉप लेवल की, टॉप लेवल ऑर्गेनाइजिंग और टॉप लेवल कंट्रोलिंग भी आ जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है पेज 634, एग्जिबिट 18-2। ये वो 3 स्टेप प्रोसेस है जो कंट्रोल का है, और इसका एक डिटेल्ड वर्जन भी हम देखेंगे अभी आगे ही उसमें। तो स्टेप 1 है मॉनिटरिंग के प्रोसेस के दौरान मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, के हो क्या रहा है, इसको आपने नाप, कैसे नापना है ये भी हम देखते हैं। खुद जाके नाप सकते हैं, देख सकते हैं, या किसी को आप भेज सकते हैं। सेकंड स्टेप, कंपेयर करना। एक्चुअल को किससे कंपेयर करना? स्टैंडर्ड से। और स्टैंडर्ड कहाँ से आ रहा है? हाँ भाई, स्टैंडर्ड कहाँ से आ रहा है? एक्चुअल परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस से आ रहा है। ये जो स्टेप 2 है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से कंपेयर करना, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस तो हो गई कि जो हो रहा है एक्चुअली, या जो हुआ। स्टैंडर्ड कहाँ से आ रहे हैं? एनीबॉडी? स्टैंडर्ड्स कहाँ से आ रहे हैं ये कंट्रोल प्रोसेस में? कम ऑन, वी हैव डन दिस, कोई तो बताए। स्टैंडर्ड गोल
बिल्कुल स्टैंडर्ड सिर्फ नाम है स्टैंडर्ड, वो गोल्स ही हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स ही हैं जो आपने प्लानिंग के स्टेज में डिटरमाइन किए थे। किसने ये जवाब दिया है? सर मोहम्मद नौशाद। जी नौशाद साहब, बिल्कुल सही फरमाया आपने। प्लानिंग के स्टेज पे जो टारगेट गोल्स ऑब्जेक्टिव बनाए थे वही मेयार बन गए, स्टैंडर्ड बन गए, जिनके अगेंस्ट कंपेयर किया जाएगा एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या रही। हर जगह आप ये देख सकते हैं, इस कोर्स में ले लें, अगर आपका टारगेट था कि भाई मुझे ए आना है इस कोर्स में, बी आना है, जो भी है आपका टारगेट था, जाहिर है फेल होना तो किसी का टारगेट नहीं होगा, वो तो बहुत आसान है, कुछ भी ना आप करें। मगर लेट्स से ए ग्रेड टारगेट था, मिड टर्म हुआ तो आपको एक फीडबैक मिला, तो आपके अगर ए से करीब करीब है तो आप कहेंगे चलें ये एफर्ट जारी रखनी है। अगर आपके बी के लेवल का आया स्कोर, या सी आया है या एफ आया है मिड टर्म के हवाले से, तो फिर ये एक फिक्र की बात है। तो फिर आप ने क्या किया, बेसिकली अपने स्टैंडर्ड को जो आपने रखा था उससे आप कंपेयर कर रहे हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस से। और क्योंकि वो सिर्फ मिड टर्म था तो अभी थर्ड स्टेप आपके पास बाकी है, करेक्टिव एक्शन आप ले सकते हैं ताकि फाइनल में जो है परफॉर्मेंस अच्छी थी तो बरकरार रहे, और अगर खराब थी तो वो इम्प्रूव हो जाए। ओके, अब आते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन की मॉनिटरिंग है उसके ज़राए क्या हैं, ठीक है ना। तो ये इन्होंने 4 कहने को दिए हुए हैं, इनको भी मैं वंस अगेन मैं रिकैटेगराइज करना चाहूँगा कि ये एक है और ये 2 है तरीके, ठीक है। पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या है, जो आपने जाहिर है खुद से नोट की जाके, फायदे नुकसानात उसके अभी हम देखते हैं। आपने अपनी आंखों से, कान से खुद फीता लेके जो भी है वो आपने जो है वो चीज को डिटरमिन किया और नापा। व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? जस्ट अ सेकंड, मैंने गलत टूल्स यूज कर लिए। Who was redrawing what I drawn? सलार आप कैसे रीड्रॉ कर रहे थे इस पे? ये क्या हो रहा है ये? What is going on? ठीक है, तो आपने खुद से ऑब्जर्व किया, खुद जाके, या आपने किसी और को भेजा, तो वो जो जिसको भेजा वो, इसमें भी जो 3 है ये भी दरअसल 2 कैटेगरीज हैं। लेट मी जस्ट हाईलाइट व्हाट आई मीन। एक कैटेगरी है ओरल रिपोर्ट्स की और दूसरी कैटेगरी है रिटन रिपोर्ट्स की, जिसकी एक सेकेंडरी कैटेगरी है स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट की। यानी स्टेटिस्टिक्स आपको कोई जुबानी नहीं बताएंगे, आप हमेशा राइटिंग में लाएंगे। तो अगर आपने किसी और को भेजा है रिपोर्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, मेजरिंग के लिए, जो कंट्रोल फंक्शन में है, तो वो या तो आपको जुबानी बताएंगे आन के, या लिख के देंगे रिपोर्ट। और लिखे हुई रिपोर्टों की एक किस्म होगी स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट।
ये बात समझ आ रही है या कोई सवाल है इस पे? तो समझ नहीं आया, आपको बताएं। अच्छा, क्या चीज समझ नहीं आई? ये जो एग्जिबिट 18-3 है जो हम देख रहे हैं, ये क्या चीज हम देख रहे हैं? इंफॉर्मेशन की सोर्स देख रहे हैं सर, मैनेजमेंट। हाँ, तो उसका कंट्रोल के फंक्शन से क्या ताल्लुक है? सर स्टेप से शायद ये। हाँ, एक स्टेप है ना, मॉनिटरिंग के स्टेप में मॉनिटर करेंगे कैसे? खुद देखेंगे या तो कि भाई क्या हुआ, या किसी से पूछेंगे। तो वो जो जिससे पूछा है आपने, उसने खुद देखा होगा। भाई लेट्स से कोई कस्टमर की प्रॉब्लम आ जाती है, आप बैठे हैं हेड ऑफिस में और प्रॉब्लम आई है रीजनल ऑफिस में या ब्रांच में आई है प्रॉब्लम। तो अगर आपको शिकायत सुनने को मिलती है कि भाई कोई बड़े कस्टमर ने कंप्लेंट की है, वो अपना अकाउंट हटा रहे हैं ब्रांच में, तो आपने तो ब्रांच में नहीं देखा, लेट्स से हम बैंक की बात कर रहे हैं कि हुआ क्या वहाँ पे। तो आप पूछेंगे उस कंसर्न ब्रांच के मैनेजर से कि भाई बताइए क्या हुआ। ठीक है, तो उसने उस ब्रांच मैनेजर ने तो खुद देखा हुआ है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन के इशू आया क्या था। या हो सकता है उस ब्रांच मैनेजर ने भी खुद ना देखा हो, ऑपरेशनल मैनेजर से कोई प्रॉब्लम आ गया हो, या रिलेशनशिप मैनेजर ने कोई गड़बड़ कर दी हो कस्टमर के साथ। तो इंफॉर्मेशन जो आप मॉनिटरिंग या ऑब्जर्वेशन है, या तो अ, खुद से देखेंगे या किसी और के जरिए से वो इंफॉर्मेशन आपको पता चले। और वो शख्स जो आपको फिर बताएगा, वो आन के या तो जुबानी बताएंगे या रिपोर्ट, रिटन रिपोर्ट के फॉर्म में देंगे। और दोनों चीजें हो सकती हैं। लेट से आपने किसी सबॉर्डिनेट को भेजा कि भाई जरा मार्केट का सर्वे करके लाओ, और उन्होंने आपको आन के जो है ओरली वर्बली बताया कि बॉस ऐसे 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 हो रहा है। तो आपने कहा ठीक है, वेरी गुड, अब ये चीजें मुझे राइटिंग में लिख के जो है वो दे दो। और अगर कोई बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है जिसमें डेटा को प्रोसेस करना है, तो फिर आप स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट्स, या आप शायद आगे कोर्सेज में पढ़े हैं या मैथ्स में आपने पढ़ा हुआ हो, मीन मीडियन मोड है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, और भी आप स्टेटिस्टिकल टूल इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जो डेटा आपने गैदर किया है उसका आप सेंस बना सकें। ये सिक्स सिग्मा का नाम सुना हुआ है किसी ने? हाँ मैं सुना हुआ है सर। हाँ, तो सिक्स सिग्मा क्या होता है और स्टेटिस्टिक से ताल्लुक है सिक्स सिग्मा का? क्या है सिक्स सिग्मा? सिक्स सिग्मा क्या चीज होती है? Variance deviation. जी, वेरिएशन तो होती है, वेरिएशन फ्रॉम द मीन होती है। सिग्मा एक स्टैंडर्ड डिविएशन का साइन है ना, जो सिग्मा का साइन है। तो Yes, sir. हाँ, तो पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको याद हो स्टैट्स में, तो एक जो नॉर्मल कर्व बनाया जाता है, रिमेम्बर, उसमें ये मीन होता है, राइट? ये म्यू सही से नहीं बना। तो और फिर स्टैंडर्ड डिविएशंस होती हैं, एक राइट पे एक लेफ्ट पे। तो एक स्टैंडर्ड डिविएशन राइट और लेफ्ट में 68% ऑफ पॉपुलेशन होती है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये सिक्स सिग्मा इसलिए कहलाता है कि तीन राइट साइड पे और तीन लेफ्ट साइड पे मीन के जो डिविएशन है एवरेज से, वो कितनी आ रही है। तो सिक्स सिग्मा प्रोडक्शन का या क्वालिटी का एक स्टैंडर्ड है। तो एक सारे मैथ्स को
और ये सिक्स सिग्मा टर्मिनोलॉजी को आप भूल जाएं। ये आप बताएं कि क्वालिटी का स्टैंडर्ड के लिहाज से सिक्स सिग्मा कितना स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड है, ये किसी को पता है? अगर मैं आपको एक फिगर दूं कि अगर आप 10 लाख पार्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट के या कंपोनेंट के, तो उसमें से सिक्स सिग्मा के तहत कितने पार्ट्स खराब एक्सेप्टेबल हैं उस स्टैंडर्ड के तहत 10 लाख में से? फाइव लाख सर। कितने? 5 या 6? सर जिस तरह आपने बताया है कि जैसे आपने बोला कि 6 सिग्मा होते हैं, तो उसमें 3 उस तरफ होते हैं, 3 इस तरफ होते हैं, हाँ, तो ये 10 lakhs की बात कहाँ से आई सर? मुझे समझ में नहीं आ रहा। सिक्स सिग्मा का जो मेयार है वो ये है कि अगर 10 लाख आप पार्ट्स बना रहे हैं या प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें से सिक्स सिग्मा स्टेटिस्टिक्स का जो एक मेजर है, एक टूल है, आप मैथ्स में किसी कोर्स में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ये पढ़ना चाहिए। 10 लाख पार्ट्स में से कितने पार्ट्स डिफेक्टिव या खराब काबिल कबूल हैं सिक्स सिग्मा के मेयार के तहत। हम कंट्रोल की बात कर रहे हैं। प्रोडक्शन आपने की तो आप देख रहे हैं हाँ ये पार्ट सही बना, ये पार्ट सही बना, ये पार्ट सही बना। अब 10 लाख पार्ट जब बन गए, उसमें से कितने पार्ट सही कितने पार्ट डिफेक्टिव जो है वो एक्सेप्टेबल हैं सिक्स सिग्मा के स्टैंडर्ड के तहत? अच्छा, एनीवे सर आई थिंक 2,50,000। जी, सर जहाँ तक ख्याल है 5,60,000। ये चैट विंडो में लिखिएगा आप कि बैकग्राउंड आवाज आ नहीं रही सही मुझे। सर आई थिंक 2,50,000। 2.5 लाख, 10 लाख में से 2.5 लाख डिफेक्टिव पार्ट्स होंगे। सर जैसे 6 सिग्मा होते हैं ना, उसमें 4.5 तक हो सकता है, बाकी जो 1.5 होता है ना, वो इफेक्टिव निकल सकता है। नहीं, 1.5 2.5% या पार्ट्स 10 लाख में से? जैसे 1.5% सर। नहीं नहीं भाई, आप 1.5 नहीं है ये आप हाफ एंड हाफ। जी, हाफ एंड हाफ होंगे। 10 लाख में से 5 लाख ही होंगे ना सर? 10 लाख में से 5 लाख पार्ट डिफेक्टिव काबिल कबूल होंगे। जी सर, ऐसे ही सोचे होगा आप लगता है। ऐसा क्या भाई? अच्छा चले पार्ट छोड़ दें, आपने 10 लाख फ्लाइट्स की, आपकी एयरलाइन है, तो उसमें 5 लाख फ्लाइट जो है वो गिर जाएंगी, डिफेक्टिव होंगी। या आपकी कोरियर कंपनी है, 10 लाख जो है आप डॉक्यूमेंट्स इधर से उधर पहुंचाते हैं, उसमें से 5 लाख 2.5 लाख या 1.5% भी गुम जाएंगे खत से? बिल्कुल भी नहीं है। 10 लाख में से, देखिए मैं 10 लाख लिख दूं, ये होते हैं 10 लाख, ठीक है? तो सर कितने होंगे सर? अरे भाई बताओ ना, सिर्फ 3.4 नॉट परसेंट। ये क्योंकि स्टेटिस्टिकल मेजर है तो आप कहेंगे ये 0.4 के आगे, ये सिग्मा जिस तरह से मेजर होता है, तो सिक्स सिग्मा इतना स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड है कि 10 लाख में से सिर्फ 3.4 डिफेक्टिव पार्ट्स काबिल कबूल हैं। और बाज़ कंपनियां इस स्टैंडर्ड पे ऑपरेट कर रही हैं। जापानीज तो बल्कि कहते हैं कि ये भी नहीं, जीरो जीरो डिफेक्ट की पॉलिसी है, तो बाज़ टॉप की जापानीज कंपनीज है। सर ये किससे पता चला 3.4? ये आप स्टेटिस्टिक्स में देखिएगा कि एक स्टैंडर्ड डिविएशन जो एक टर्म है, उसमें कितने एलिमेंट्स आ जाते हैं। ये जो नॉर्मल कर्व यहाँ बना हुआ है, पॉपुलेशन पूरी अगर नॉर्मल कर्व में डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्टैट्स वाइट्स आप लोगों ने पढ़ी है किसी कोर्स में, थोड़ी बहुत नॉर्मल कर्व पढ़ा हुआ है? यस सर, स्टेट पड़ी है।
नॉर्मल कर्व पढ़ा हुआ है, ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये ऐसी चीजें देखी हुई है आपने? ये तो 3 टाइप के कर्व्स होते हैं सर, एक पॉजिटिव में होता है, नेगेटिव में होता है, और एक नॉर्मल कर्व होता है। हाँ, ये नॉर्मल कर्व जो मैंने बनाया हुआ है, अगर नजर आ रहा हो स्क्रीन पे, तो इसमें जो है वो स्टैंडर्ड मिट गया, सॉरी, वो स्टैंडर्ड डिविएशन होती है कि एक मीन से इस तरफ कितनी पॉपुलेशन है, मीन के दूसरी तरफ कितनी पॉपुलेशन है। तो 6 सिग्मा का मतलब है कि 6 स्टैंडर्ड डिविएशन, 3 इस तरफ 3 दूसरी तरफ मीन के। तो वो बहुत नैरो, यानी लेट मी जस्ट ट्राई टू ड्रॉ दिस अगेन। वेरी वेरी रफली वो बहुत ही नैरो डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ये हो गया मीन, म्यू जो होता है कि ज्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो आपके जो 3 इधर और 3 इधर स्टैंडर्ड डिविएशन उसमें आ रहा है। ये स्टेटिस्टिक्स की डेफिनेशन में है 3.4 पार्ट्स पर मिलियन। ये आप स्टैट्स की किताब में देख लीजिएगा, या कोई अगर सीनियर कोर्स आता है मैथ्स और स्टैट्स का, तो उसमें आपको ये चीजें पता लग सर जाएगी। अभी याद आया, 3.4 था सर, बीपीएमओ था याद, ये पढ़ा था ना कहीं? ये सर कहीं पढ़ा था। चलें चलें, ठीक है, वेरी गुड। तो देखें, अगेन मैं एम्फिसाइज करता चलूं कि जो मसला ये होता है यहाँ पे हमारी अक्सर ये जगहों पे, तालीम की जगहों पे, कि जो कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं उनमें आपस में लिंकेज नहीं बताया जाता। तो जो मैथ्स में पढ़ा, इंग्लिश में पढ़ा, वो भाई उसका मैनेजमेंट से क्या ताल्लुक? तो लगता है ऐसा है कि जी कोई ताल्लुक नहीं। आप अगर सोचना शुरू करें तो ताल्लुक जो है बड़ा गहरा होता है। मैनेजमेंट वो सब्जेक्ट है जिसमें आपके सारे बाकी सब्जेक्ट्स, अकाउंटिंग और मार्केटिंग और फाइनेंस, आप टाइटल भी देख लें, मैनेजीरियल अकाउंटिंग, ठीक है, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट, ब्रांड मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट तो हर चीज में उसमें जो है ना उसके रोल रोल है। और जो जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, हमने मोटिवेशन और कम्युनिकेशन की बात की, तो उसमें साइकोलॉजी का कितना बड़ा रोल है। आप अगर सोचें, आप कैसे लोगों को इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे, अनलेस आपको ह्यूमन साइकोलॉजी का ना पता हो, ठीक है। ऑलराइट, सो वी हैव लिमिटेड टाइम, हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। ये स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं, वेरिएशन को देख लेते हैं। एग्जिबिट 18-4 पेज 635। अब इस ग्राफ में ये दिखाया गया है कि एक्स एक्सिस पे तो वक्त है, तो आपने टाइम टी, लेट से अभी 12:30 बजे मेजर किया कि हाँ भाई क्या रिजल्ट आ रहे हैं, जो भी आप चीज़ बना रहे हैं, कर रहे हैं। फिर आपने 1 बजे मेजर किया, फिर 2 बजे, फिर 3 बजे, डिपेंड करता है। हो सकता है टी जो हो वो पहला हफ्ता हो, दूसरा हफ्ता हो, तीसरा, चौथा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। एनीवे, टाइम की मेजरमेंट्स चल रही हैं एक एक करके, मॉनिटरिंग और मेजरमेंट। और एक आपके पास स्टैंडर्ड है कि भाई ये वाई एक्सिस पे आप देखें तो यहाँ यूनिट्स होंगे कि कितने यूनिट बनने थे मिसाल के तौर पे, या उनकी मेजरमेंट्स क्या आ रही हैं, ये डिफेक्ट रेट क्या चल रहा है, जो भी। तो ये सीधी लकीर जा रही है कि भाई स्टैंडर्ड क्या है आपका, और इस सीधी लकीर के मुकाबले में ये आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस आ रही है। तो टाइम पीरियड टी में एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से कम थी, T1 में ज्यादा थी परफॉर्मेंस, T2 में फिर स्टैंडर्ड के करीब आ गई, टाइम पीरियड T3 में परफॉर्मेंस कम हो गई, T4 में कम हो गई, और फिर T5 में फिर स्टैंडर्ड से परफॉर्मेंस बढ़ गई। तो लेट्स से कि हम ये कर लें कि सेल्स है ये, कि आपने 100 यूनिट बेचने हैं, ठीक है, और पहले महीने आपने मिसाल के तौर पे 90 यूनिट बेचे, अगले महीने फरवरी में आपने 110 यूनिट बेच लिए, फिर 103 यूनिट बेचे, फिर 97 98 यूनिट बेचे, फिर आप वापस आ गए 90 यूनिट्स पे, फिर पाँचवें छठे महीने में आप फिर 102 103 यूनिट्स पे आ गए। तो ये वेरिएशन तो आनी ही आनी है, नहीं कभी भी जो आपने प्लान किया है
कभी भी तो नहीं कहूंगा, बट रेयर होगा कि वो बिल्कुल हर चीज प्लान के मुताबिक चलती रहे, क्योंकि आपका प्लान है बहुत सारी assumptions पे और आपकी एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग पे। अभी हमने देख लिया कि बड़ी बड़ी कंपनियां बैंकरप्ट हो गई, छोटे बिजनेसेस तो बड़े हर्ट हुए, क्योंकि किसी ने ये नहीं सोचा था कि इस जैसी बीमारी वबा फैल जाएगी और उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा। बिल गेट्स जैसे लोगों ने ये तो देखा हुआ था कि ये प्रिडिक्ट किया हुआ था 4-5 साल पहले कि इस किस्म की कोई वबा आ सकती है, मगर आम जो लोग हैं वो सोच भी नहीं सकते थे कि इतना बड़ा इम्पैक्ट आएगा कोरोना वायरस का। तो प्लान जब हम बनाते हैं तो उसमें बहुत सी चीजें हमारे मफरूजे होते हैं कि भाई हालात ऐसे चलें। कोरोना वायरस जैसे इवेंट्स को छोड़ भी दें तो उसमें 19-20 चीजें होती हैं। कोई तूफान आ गया मिसाल के तौर पे, अर्थक्वेक आ गया, कोई स्ट्राइक हो गई, ठीक है, कोई और जो है प्रॉब्लम आ गई, कोई किसी फॉरेन कंट्री ने आप पे जो है आपके मुल्क पे पाबंदियां लगा दी, सैंक्शंस लगा दिए, करेंसी रेट बढ़ गया, आप इंपोर्ट करते थे, तो वेरिएशन तो आनी ही आनी है। आपने देखना होगा कि ऑन एवरेज हम सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे। अब वक्त कम है तो इसकी और मैं वजाहत करूंगा। अगर सेल्स के बजाय ये हो कि स्टैंडर्ड है हमने बनाना है, लेट से आप बॉटल्स बनाते हैं पेप्सी कोला के लिए, तो स्टैंडर्ड ये है कि भाई बॉटल का जो कैप है और बॉटल का जो कैप जिस पे फिट आएगा वो बिल्कुल फिट होना चाहिए। अगर 1-2 मिलीमीटर्स का भी फर्क होगा तो या तो कैप ढीला होगा या वो बंद नहीं होगा। तो वहाँ फिर ये नहीं है कि भाई ऑन एवरेज तो हमें बनाना था जी, डायमीटर होना था कैप का लेट से 15 मिलीमीटर, तो चलिए कभी हम 14 बना रहे हैं, कभी 16 बना रहे हैं, कभी हमने 18 बना लिया, कोई ऑन एवरेज हमारे कैप्स की जो डायमीटर है वो सही चल, नहीं, ऐसे नहीं होगा। सेल्स में तो चल जाएगा कि आपने आखिर में आन के ओवरऑल टारगेट अचीव कर लिया, मगर फिजिकल प्रोडक्ट अगर आप बना रहे हैं उसमें बात गड़बड़ हो जाएगी। आई होप कि ये बात किसी हद तक समझ आ रही है। तो प्रोडक्ट की या सर्विस की नेचर पे भी डिपेंड करता है। वंस अगेन हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम तालीम, चलें 2 मिनट रह गए, 2 मिनट से भी कम। मैं यूनिवर्सिटी की, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, मैं खाली आपका नहीं कह रहा, उसका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग के हवाले से बात करता रहा हूँ। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कंट्रोलिंग का क्या इक्विवेलेंट होगा, ये कोई जल्दी से बता दे, वक्त हमारा खत्म है। सर जी जी बोलिए भाई, 1 मिनट रह गया है। All right, anyway, thank you very much, folks. Nobody wants to participate as usual. तो इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, और जो बिल्कुल पहले सेशन में कहा, जो भी आपके हल्का अहबाब में कोई कंपनी मिलती है छोटी बड़ी, उस पे पकड़ के और शुरू कर दें ये चारों फंक्शंस की रिपोर्ट बनाना। रिपोर्ट की तफसीलात मजीद नेट पे से देख लें, मुझसे पूछ लें कि रिपोर्ट बनती क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, और बस इसको आज से 3 तारीख हो गई, 2 हफ्ते लगाएं और ख़त्म करें बस इस काम को, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप कि आपने अपने रोल नंबर वगैरह डाल दिए होंगे चैट विंडो में।